चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट, लिखिए कॉस्ट शीट क्या होती है। कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट which shows the breakup and build-up of a cost. कॉस्ट शीट कुछ नहीं, जितने भी खर्चे एक प्रोडक्ट को बनाने और बेचने में लगते हैं उन सभी की आप जोड़ लगा दोगे, एक स्टेटमेंट फॉर्म में उसे प्रेजेंट कर दोगे तो उसे कहा जाता है कॉस्ट शीट। एक प्रोडक्ट को बनाने और बेचने में जितना भी खर्चा लगता है, ये स्टेटमेंट अगर आप प्रिपेयर करते हो एक प्रेजेंटेबल मैनर में, सभी खर्चों की जोड़ आपको दिखाई देती है वहां पे, तो उसे कहा जाता है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट एक वो स्टेटमेंट है जो सिर्फ कॉस्ट को ही रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो सेल को, कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है और देयर बाई यहां पे प्रॉफिट भी दिखाई देता है। तो कॉस्ट शीट वो स्टेटमेंट है जहां पे आपको सेल, कॉस्ट दिखाई देगी और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट भी पता चलेगा। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, लिखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग फ्रेट इनवर्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेजेस जोड़ दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल घटा दीजिए, तो अब जो आपके पास फिगर आती है फाइनल फिगर, दैट इज रॉ मटेरियल कंजप्शन। रॉ मटेरियल कंजप्शन में आप डायरेक्ट वेजेस जोड़ दीजिए प्लस इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दीजिए, तो इसे कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। सारे डायरेक्ट खर्चों की जोड़ लगा दिए, इसे कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्लस इसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट के बाद अब क्या बच जाता है, ओवरहेड। ओवरहेड तीन होते हैं, एक तो होता है फैक्ट्री ओवरहेड जो फैक्ट्री के अंदर लगता है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो ऑफिस में लगता है, और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो सेल रिलेटेड खर्चे हैं आपके। इसके बाद हम इसमें जोड़ते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को और क्या क्या बोला जाता है, इसे वर्क्स ओवरहेड भी बोला जाता है, और इसे प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोला जाता है, और इसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोला जाता है। बड़े सारे नाम है इसके। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कह लीजिए, या फिर वर्क्स ओवरहेड कह लीजिए, या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड कह लीजिए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कह लीजिए। इसे अगर हम जोड़ देते हैं तो इसे कहा जाता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो ये हमें देता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट।
इसके बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री वाले ओवरहेड को जोड़ चुके हैं, ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP की एडजस्टमेंट कर दिए। इसके बाद ऑफिस के खर्चों को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे हम इसमें ऑफिस ओवरहेड। इसे और क्या क्या बोला जाता है वो भी लिख देते हैं, इसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसे और भी बोला जाता है जनरल ओवरहेड, इसे हम जनरल ओवरहेड भी बोलते हैं। अगर ये हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये हमें देता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं और इसमें लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये हमें देता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसमें हम जोड़ते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये हमें देता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स को जब सेल्स से हम कंपेयर कर देते हैं तो डिफरेंशियल रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस को, प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ये हो गई आपकी सेल। कुछ और छोटी मोटी बातें लिखेंगे हम लोग नोट के तहत। पहला, ओनली दोज कॉस्ट टू बी incorporated in cost sheet, only those costs to be incorporated in cost sheet which are cost in definition of cost। सिर्फ उस कॉस्ट को ही कॉस्ट शीट में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा जो कॉस्ट कहलाती हैं कॉस्ट की डेफिनेशन में। मतलब हम लोग जब कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं उस डेफिनेशन के हिसाब से जो कॉस्ट होती हैं वही चीजें कॉस्ट शीट में आती हैं। ऐसे बड़े सारे और खर्चे होते हैं जो कॉस्ट कहलाते ही नहीं है, जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कॉस्ट है क्या? नहीं। वो खर्चे जिनका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से कोई वास्ता नहीं होता वो कॉस्ट नहीं होते हैं। दूसरा, कॉस्ट पर यूनिट अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है तो इसका क्या मतलब होता है? वो बोलता है कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो कौन सी स्टेज पे जाके पर यूनिट बना दें हम? कॉस्ट ऑफ सेल, ये लास्ट इसको डिवाइडेड बाय यूनिट करके पर यूनिट बना दें। ये वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये पर यूनिट है। कॉस्ट पर यूनिट का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट है। क्या चीज है? कॉस्ट पर यूनिट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तीसरी बात, कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है? कॉस्ट का मतलब रिकॉर्डिंग के लिए अलग होता है और डिसीजन मेकिंग के लिए अलग होता है।
कॉस्ट का रिकॉर्डिंग के लिए मतलब अलग होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए मतलब अलग होता है। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग। ये भी क्या है, कॉस्ट शीट भी अकाउंटिंग ही तो है, बस खर्चों की जोड़ लगाते जा रहे हो, दिस इज अकाउंटिंग। कॉस्ट रिकॉर्डिंग के लिए कुछ और होता है, जबकि डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट कुछ और होता है। चलिए इस बात को देखते हैं हम लोग। आप आंसर कीजिए हमें, बताइए, आप अपनी जगह पे दुकान खोल लेते हो, आप अपनी ही प्रेमाइसेस में अपनी दुकान खोल लेते हो, क्या आप उस दुकान का किराया अपने पीएल में चार्ज करते हो? अगर वो किराए पे दुकान होती तो कितना किराया आ रहा होता, क्या ये रिकॉर्ड होता है? आप अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हो, फिर कहते हो अगर हम नौकरी कर रहे होते तो इतना पैसा कमा रहे होते, तो हम सिंस नौकरी कर नहीं रहे हैं तो इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो ये बिजनेस करने का खर्चा हो गया, रिकॉर्ड कर देते हो। आप कहते हो मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा हुआ है, ये 10 लाख रुपए बिजनेस में न लगा होता, कहीं बैंक में एफडी कराया हुआ होता, तो इस 10 लाख पे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा होता, तो हम अपने बिजनेस में खर्चा चार्ज कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपया। करते हैं क्या ऐसा? नहीं। पता है रिकॉर्डिंग किन चीजों की होती है? जो चीज होते हैं। जो इवेंट होते नहीं है उनकी कभी रिकॉर्डिंग नहीं होती। लेकिन क्या ये चीजें डिसीजन मेकिंग में काम आती है? या देखिए, हम 10 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस करने वाले हैं जिसमें प्रॉफिट आएगा साल का 60,000 रुपया, और हमको मालूम है वो 10 लाख रुपए अगर हम बैंक में जमा कर देंगे तो 1 लाख का इंटरेस्ट आएगा। क्या बिजनेस करने से पहले ये बात सोचते हो कि नहीं सोचते हो? सोचते हैं। पता है जो कॉस्ट आपकी एक्चुअल में इंकर नहीं भी होती है, उन कॉस्ट को भी कंसीडर किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। लेकिन जो कॉस्ट सिर्फ एक्चुअल में इंकर होते हैं, रिकॉर्ड सिर्फ उन्हीं को किया जाता है। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कॉस्ट का मतलब, जब रिकॉर्डिंग की बात होती है तो कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट टू बी इंकर, मतलब जो खर्चे होंगे सिर्फ वही कॉस्ट होता है। जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो जो खर्चे नहीं होते हैं वो कभी भी कॉस्ट नहीं हो सकता, जो खर्चे होते हैं वो कॉस्ट होता है। डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट के दो मतलब होते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट टू बी इंकर, और दूसरा होता है बेनिफिट लॉस्ट। बेनिफिट लॉस का मतलब जितना आपके पास आ सकता था जो नहीं आया वो भी कॉस्ट है। फिर से सुनिए, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो कॉस्ट का मतलब होता है पैसे का जाना। जो पैसा मेरी जेब से जाएगा उसे हम कॉस्ट कहते हैं। लेकिन जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो कॉस्ट का मतलब होता है पैसे का जाना प्लस पैसे का न आना। अगर आपके पास कोई पैसा आ सकता था वो नहीं आया तो वो भी आपके लिए कॉस्ट है। फिर से, रिकॉर्डिंग का मतलब, जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट का मतलब होता है पैसे का जाना, जो पैसा जाएगा बस वही कॉस्ट है। लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट का मतलब होता है पैसे का जाना प्लस पैसे का न आना। जो पैसा आपके पास आ सकता था नहीं आया वो भी क्या है आपके लिए? कॉस्ट ही है। ऐसे समझिए, मेरे पास एक पुराना मोबाइल, ठीक है, मेरे पास एक पुराना मोबाइल है, ओल्ड मोबाइल, इसे हम चाहें तो सेल कर सकते हैं फॉर ₹2000। मेरे पास एक ओल्ड मोबाइल है जिसे हम सेल कर सकते हैं फॉर ₹2000, ठीक है। लेकिन एक दूसरा कस्टमर हमें मिलता है, ये कस्टमर 1 ने कोटेशन दी है, हमें कहा 2000 रुपए में खरीद लेंगे। एक दूसरा कस्टमर मिलता है, कहता है कि आपको इसमें से कुछ एसेसरीज बदलवानी होगी और उसके बाद हम इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। हमने कहा क्या क्या? उसने कहा एक तो बैटरी बदलवाइए आप इसकी, ठीक है। हमने कहा ठीक है, और उसने कहा कि इसका जो कवर है वो भी बदलवा दीजिए, बैटरी बदलवा दीजिए, कवर बदलवा दीजिए, हम लेने को तैयार हैं। हमने पूछा कितना दोगे? उसने कहा 3500 रुपए दे देंगे, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे यहां पे, अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो सेल कितने का कर रहे हैं मोबाइल? अगर 3500 में कर रहे हैं तो ये 3500 सेल। कॉस्ट, खर्चा क्या क्या किए हो? बैटरी कितने की? बैटरी हम लगवाए इसमें 1200 रुपए की, ठीक है। नोकिया की ओरिजिनल बैटरी लगवाए, 1200 रुपए की आई, महंगा मोबाइल था। कवर लगवाए हम इसमें, इसका 600 रुपए का तो कवर ही आता है, आउटर कवर। 1200 और 600 1800 रुपया, हमने ये 1800 रुपया इसमें से घटा दिया।
3500 में से 1800 रुपए घटाइए, कितना आया? 1700 रुपया। क्या 1700 रुपए का हमने प्रॉफिट कमा लिया? हाँ, लेकिन अगर हम रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो बिल्कुल यही बात हो रही है। सेल 3500 रुपए में हम करने वाले हैं और हम खर्चा कितना लगाएंगे? बैटरी पे 1200, कवर पे 600, 1800 रुपया, प्रॉफिट 1700 रुपया। दिख तो रहा है हमको, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है। पता है, क्योंकि अभी हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं 3500 रुपए में इसको बेचा जाए कि न बेचा जाए। तो पता है अब हम कैसे सोचते हैं कि देखो 2500 रुपए, 2000 रुपए में तो एक कस्टमर हमसे ले ही रहा है, 2000 रुपए में तो हमसे एक कस्टमर ले ही रहा है। उसके बाद बैटरी लगवाएंगे 1200 रुपए की, कितना हो जाएगा? 3200, और 600 का कवर लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 3800। अब कस्टमर हमको देगा कितना? ये वाला 3500। हमें घाटा हो रहा है यहाँ पे। पता है घाटा कैसे समझ में आया? घाटा तब समझ में आया जब आपने दो चीजों को कॉस्ट की तरह कंसीडर किया। एक तो कंसीडर किया आपने कॉस्ट टू बी इंकर, ये, और 2000 पता है आपका क्या है? दिस इज बेनिफिट लॉस्ट। आप जैसे ही कस्टमर 2 को ये मोबाइल बेचोगे तो कस्टमर ए से जो रेवेन्यू आने वाली थी वो आपकी चली जाएगी। कॉस्ट का मतलब होता है पैसे का जाना, ये रहा पैसे का जाना, और पैसे का न आना, ये रहा पैसे का न आना। पता है जब आप पैसे का जाना और पैसे का न आना दोनों कंसीडर करते हो तभी आप राइट डिसीजन ले पाते हो। डिसीजन मेकिंग के लिए पैसे का जाना और पैसे का न आना दोनों कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिकॉर्ड तो क्या चीजें होती हैं? रिकॉर्ड से वो चीजें होती हैं जो इवेंट होता है। या ये बताइए, जब आप इस कस्टमर को मोबाइल 3500 रुपए का बेच दोगे तो क्या कहीं रिकॉर्ड कर सकते हो 2000 का एक कस्टमर आया था और हमने उसको मोबाइल नहीं दिया था? क्या इसकी कोई रिकॉर्डिंग होती है? इसकी कोई जनरल एंट्री बना सकता है? 2000 रुपए में मोबाइल लेने एक कस्टमर आया था, हमने उसे मोबाइल नहीं दिया, करो इसकी जनरल एंट्री। इसकी कोई एंट्री नहीं हो सकती, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो जो इवेंट नहीं होते उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। लेकिन जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो सभी इवेंट जिन्हें आप रिकॉर्ड नहीं भी कर सकते हो वो भी आप कंसीडर करते हो। तो ये पॉसिबल कब हुआ? ये पॉसिबल तभी हुआ जब आपने कॉस्ट टू बी इंकर के साथ साथ बेनिफिट लॉस को भी कंसीडर किया। क्योंकि जैसे ही हम कस्टमर 2 को ये मोबाइल बेच देंगे तो कस्टमर 1 से आने वाली रेवेन्यू आप खो दोगे। ठीक है, बताइए कॉस्ट शीट क्या है? इज इट रिकॉर्डिंग और डिसीजन मेकिंग? ये रिकॉर्डिंग है। ठीक है, कॉस्ट शीट का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग में सिर्फ कौन से खर्चे लिए जाते हैं? कॉस्ट टू बी इंकर। अब हम एक पर्टिकुलर खर्चे की बात करने जा रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में आपको सोच समझ के चीजों को बताना है। बैड डेप्ट। बैड डेप्ट क्या चीज होता है? इज बैड डेप्ट अ कॉस्ट? सोच के बताइए। रिकॉर्डिंग के लिए क्या बैड डेप्ट कॉस्ट है? बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है? पैसे का जाना। एक कस्टमर था जिसको हमने 1 लाख रुपए का माल दिया, उसने 90,000 रुपए ही हमको दिया, तो 10,000 क्या हो गया? बैड डेप्ट। क्या 10,000 आपकी जेब से गया है? 10,000 रुपया क्या आपके पास से गया है? इज इट कॉस्ट टू बी इंकर? क्या ये खर्चा हमें लगाना पड़ा है? बिल्कुल नहीं। ये वो पैसा था 10,000 रुपया जो आपके पास नहीं आया। ये वो पैसा था 10,000 रुपया जो आपके पास नहीं आया। ये कॉस्ट टू बी इंकर नहीं है। बैड डेप्ट क्या है? बेनिफिट लॉस है। एक 10,000 रुपया जो आपके पास आ सकता था नहीं आया। पता है जब आप डिसीजन मेकिंग लेते हो तो बैड डेप्ट को कंसीडर करते हो। जब हम किसी को माल बेचेंगे तो पक्का सोचेंगे ये कितना पैसा दे देगा हमको। हम जब किसी को 1 लाख रुपए का माल बेचते हैं और वो माल 90,000 रुपए का होता है और हमको मालूम है कि ये तो 10% बैड डेप्ट करा ही देगा, तो 90,000 हमको मिलेगा, तो हम अकॉर्डिंगली सोचते हैं कि क्या हमको इसको माल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, बैड डेप्ट इज नॉट कॉस्ट टू बी इंकर। बैड डेप्ट कॉस्ट टू बी इंकर नहीं है, क्योंकि कॉस्ट का तो मतलब क्या होता है? आपकी जेब से जाना चाहिए। बैड डेप्ट आपकी जेब से थोड़ी ना जाता है, ये तो वो पैसा है जो आपकी जेब में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए जो जेब से आपके जाता है वो भी कॉस्ट है, और जो आपकी जेब में आ सकता था लेकिन नहीं आता है वो भी क्या है? कॉस्ट है। डिसीजन मेकिंग की बात होती तो बैड डेप्ट को तो हम कॉस्ट कह देते। कहीं भी अगर हमें ये सोचना पड़े, जस्ट सोच के आप भी देखिए, 1 लाख रुपए का माल हम किसी को बेचेंगे, वो माल हमें पड़ता है 95,000 रुपए का और हमें मालूम है कि ये 10,000 रुपए का बैड डेप्ट कर देगा। बताइए माल बेचोगे उसे? नहीं बेचेंगे, हम उसे माल नहीं बेचने वाले हैं। ठीक है,
क्योंकि हमें मालूम है कि 90,000 रुपए की रेवेन्यू आएगी यहाँ पे और 95,000 रुपए की तो मेरी कॉस्ट ही चली जाएगी। यानी आप जब बेचते समय बैड डेट को कंसीडर कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग लेते समय कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। बैड डेट कॉस्ट टू बी इंकर तो नहीं है, बैड डेट कॉस्ट टू बी इंकर तो नहीं है, तो क्या ये कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड होना चाहिए? नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन कॉस्ट शीट का सिर्फ एक ही काम नहीं होता। अगर कॉस्ट शीट का काम सिर्फ इतना होता कि वो आपको खर्चों की जोड़ बताता है तो शायद बैड डेट रिकॉर्ड ना हो रहा होता। लेकिन कॉस्ट शीट की दो रोल होते हैं, पता है क्या क्या? कॉस्ट शीट आपको कॉस्ट भी दिखाता है और लगे हाथ आपको प्रॉफिट भी बताता है। और अगर आपने बैड डेट को कॉस्ट की तरह ट्रीट नहीं किया तो कॉस्ट शीट का जो दूसरा वाला काम है प्रॉफिट सही रिफ्लेक्ट करना, वो गलत हो जाएगा। जब देखिए मेरे साथ, हमने किसी को 1 लाख रुपए का माल दिया, ये हुई मेरी सेल, और इस माल की कॉस्ट थी पता है कितना? 95,000 रुपया। तो कितना प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है? 5,000 रुपया। पता है ये कस्टमर हमें 1 लाख रुपया नहीं दिया, ये कस्टमर हमें सिर्फ 80,000 रुपया दिया। बताओ 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो क्या आप तो कह रहे हो हम कॉस्ट शीट बनाएंगे और बैड डेट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर आप बैड डेट को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो देखो आपकी पोजीशन क्या है, 5,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जबकि ये 1 लाख रुपए आपको जनरेट नहीं हुई है। ये सेल तो 1 लाख की थी, लेकिन ये पैसा कितना आया है? सिर्फ 80,000 रुपए आया है। हमें तो 15,000 रुपए का यहाँ पे घाटा हुआ है कि नहीं ऐसा? कॉस्ट शीट का दूसरा वाला काम जो है वो सही नहीं आता जब तक कि आप बैड डेट को भी कंसीडर नहीं करते हो। इसलिए कॉस्ट शीट में बैड डेट को कंसीडर किया जाता है एज सेलिंग एक्सपेंसेस। इसे हम सेलिंग ओवरहेड मान लेते हैं। यानी हम क्या करेंगे, इस 95,000 के खर्चे के साथ साथ 15,000 रुपए का बैड डेट का सेलिंग का खर्चा भी हटा देंगे। अब क्या पोजीशन आ जाएगी देखो, 95,000 और 15,000 मिला के 1,10,000, कितना? 1,10,000। और सेल रेवेन्यू कितनी है हमारी? 1 लाख। तो हमें घाटा कितने का हो जाएगा? घाटा हो जाएगा हमें 10,000 रुपए का। ठीक है ये बात। अगर हमें बैड डेट 20,000 रुपए का हो जाता है, 20,000 साथ में घटा देंगे, हमें लॉस दिखाई देता है यहाँ पे 15,000 रुपए का। तो ये बात जरूरी हो जाती है कॉस्ट शीट के दूसरे एस्पेक्ट को सही करने के लिए। कॉस्ट शीट का काम सिर्फ कॉस्ट की रिफ्लेक्शन ही नहीं है, उसे सही प्रॉफिट भी रिफ्लेक्ट करना है। तो अगर हम लोग बैड डेट के खर्चे को सही नहीं घटाएंगे, बैड डेट के खर्चे को नहीं घटाएंगे, तो ऐसे में हमें प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है आपको कि बैड डेट इज नॉट कॉस्ट टू बी इंकर, और कॉस्ट शीट में सिर्फ क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं, विच इज कॉस्ट टू बी इंकर। जितना खर्चा हम करते हैं, जो जेब से मेरे जाता है वही कॉस्ट होता है, जो मेरी जेब में आ सकता था नहीं आता है वो सब कॉस्ट नहीं होता। क्या आप कॉस्ट शीट में ऐसा चार्ज करोगे? फैक्ट्री ओनर की ही है, वो प्रीमाइसेस ओनर का ही है। ओनर कह रहा है अगर ये फैक्ट्री हम किराए पे चला रहे होते तो 1 लाख रुपए महीना आ रहा होता, इसलिए 12 लाख रुपया खर्चा चार्ज कर देते हैं रेंट का। नहीं हो सकता। ठीक है, जो पैसा आ सकता था नहीं आ रहा है वो रिकॉर्डिंग नहीं होता है, लेकिन इसके साथ एक एक्सेप्शन चलेगा। वो इसलिए चलेगा क्योंकि कॉस्ट शीट हमें प्रॉफिट की रिफ्लेक्शन देती है और बैड डेट को कंसीडर ना किया जाए तो आपको प्रॉफिट की रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे सकती। तो चलिए लिख लीजिए बैड डेट के बारे में। Bad debt is not cost to be incurred, but still need to be recorded in cost sheet as selling overhead। हम इसे सेलिंग ओवरहेड क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि बैड डेट आपको सेल करने की वजह से ही होता है। हम सेल करते हैं, हम सेल की पॉलिसी बनाते हैं कि हमको उधार माल बेचना है, तभी आपको बैड डेट होता है। स्टिल नीड टू बी रिकॉर्डिंग कॉस्ट शीट एज सेलिंग ओवरहेड सो एज टू रिफ्लेक्ट ट्रू प्रॉफिट। पांचवी बात, आपको एग्जाम में कभी कभी कहता है टोटल कॉस्ट बताइए,
तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। क्या होता है टोटल कॉस्ट का मतलब? टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये जो एकदम आखिरी में आ रहा है दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसे कहते हैं टोटल कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बाइफर्गेशन कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन स्टिल अगर कभी बाइफर्गेट करने की जरूरत पड़ गई तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग कैसे करेंगे? जितने भी खर्चे वेयर हाउस से रिलेटेड होते हैं वो सभी खर्चों को डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहा जाता है, और जितने खर्चे सेल की वजह से लगते हैं, सेल की वजह से मतलब सेल्समैन के एक्सपेंसेस, सेल्समैन की सैलरीज, इन सबको कहा जाता है सेलिंग एक्सपेंसेस। जो सेल्स रिलेटेड खर्चे हैं दोज आर सेलिंग एक्सपेंसेस, और वेयर हाउस जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितने भी वेयर हाउस रिलेटेड खर्चे हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू वेयर हाउस, वेयर हाउस का किराया, वेयर हाउस का बिजली बिल, वेयर हाउस में लगे एसेट के डेप्रीशिएशन, ये सब क्या है? ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू वेयर हाउस एज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेवेंथ पॉइंट लिखिए, डेप्रीशिएशन। जितने रेवेन्यू खर्चे होते हैं वो तो एज इट इज आप कॉस्ट शीट में प्रेजेंट कर देते हो, जितने कैपिटल खर्चे होते हैं उनकी डेप्रीशिएशन कॉस्ट शीट में चार्ज की जाती है। डेप्रीशिएशन एसेट्स पे लगता है, और ये एसेट्स कहां कहां होते हैं? एसेट्स होते हैं इन फैक्ट्री, और कहां कहां होते होंगे? एसेट्स होते हैं इन ऑफिस। फैक्ट्री में क्या क्या होते हैं एसेट्स? प्लांट एंड मशीनरी वगैरह फैक्ट्री में होती है। ऑफिस में क्या क्या होते हैं? फर्नीचर होता है, कंप्यूटर होता है, एसी होता है, ये सब कुछ ऑफिस में होता है। फिर उसके बाद एसेट वेयर हाउस में भी होते हैं कि नहीं? हाँ, वेयर हाउस में भी फर्नीचर लगा होगा, फैन वगैरह लगे होंगे, ठीक है। स्टॉक करने के लिए हो सकता है अलमीरा वगैरह भी कुछ लगी हो जहां पे माल रखा है, तो बहुत सारे एसेट्स यहाँ भी लगे होंगे। एसेट्स जो फैक्ट्री में होते हैं उनपे जो डेप्रीशिएशन लगता है इस फैक्ट्री ओवरहेड। जो एसेट ऑफिस में होते हैं उनपे जो डेप्रीशिएशन होता है उसे कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या फिर ऑफिस ओवरहेड। वेयर हाउस में लगी एसेट्स पे जो डेप्रीशिएशन होता है वो होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब आप हमें ये बताओ कि डेप्रीशिएशन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता होगा इसमें से? प्लांट एंड मशीनरी। करोड़ों रुपए की प्लांट लगी होगी, मशीनरीज लगी होंगी, तो कुछ रुपए के कंप्यूटर एसेट्स वगैरह बाकी सब कुछ लगे होंगे। वेयर हाउस में थोड़े बड़े एसेट्स होंगे। अगर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ डेप्रीशिएशन दिया हुआ है और आपको नहीं बताता कि ये फैक्ट्री वाली एसेट का है, ऑफिस वाली है या वेयर हाउस वाली है, तो आप कौन सी मानोगे उसे? निश्चित है फैक्ट्री वाली मानेंगे और उसे क्या कंसिडर कर लेंगे एज फैक्ट्री ओवरहेड। तो डेप्रीशिएशन कौन सी एसेट पे है ये बात नहीं पता है तो हम उसे फैक्ट्री ओवरहेड कंसिडर करते हैं। लिखिए, if depreciation if depreciation is given but question does not specify its relation to asset pertaining to factory, office or warehouse, then we shall consider it to be factory
फैक्ट्री ओवरहेड। इनकम टैक्स, डिविडेंड, फाइनेंस कॉस्ट, डोनेशन। बताइए क्या ये सब कॉस्ट हैं? इनकम टैक्स, डिविडेंड, फाइनेंस कॉस्ट मतलब डिवेंचर्स वगैरह रेस कर रखे हो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट, डोनेशन नहीं, इसका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से कोई वास्ता नहीं है। डोनेशन आपने दिया है, ये सब कॉस्ट नहीं है, दे आर नॉट कॉस्ट। आपने कैश डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट कॉस्ट है क्या? कैश डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट कॉस्ट नहीं है। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैश डिस्काउंट दिया जाता है क्या? प्रोडक्शन की वजह से कैश डिस्काउंट देते हैं हम? नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से देते हैं? बिल्कुल नहीं। सेल की वजह से भी कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। कैश डिस्काउंट किस वजह से दिया जाता है? जल्दी पैसा पाने के लिए। सेल करने के लिए पता है कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, क्वांटिटी डिस्काउंट, कहते हैं इतना माल खरीद लो इतना डिस्काउंट देंगे। तो सेल के जो ओवरहेड होते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट या फिर टर्नओवर डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट का कॉस्ट होता ही नहीं, क्योंकि ना तो ये प्रोडक्शन की वजह से देते हो ना ही डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। कैश डिस्काउंट दिया जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, जल्दी पैसा पाने के लिए। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट ऑब्लिक टर्नओवर डिस्काउंट is selling and distribution overhead. Interest on OD oblique CC, magazine, newspaper। बताइए ये सब कॉस्ट हैं। हम ओडी सीसी ले रखे हैं, इस पे इंटरेस्ट पे करते हैं। ऑफिस में मैगजीन आता है, न्यूज़पेपर आता है, ये सब कॉस्ट होते हैं। हाँ हाँ, ये सब कॉस्ट होते हैं। ये सब ऑफिस के खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है। ऑफिस में जितने भी खर्चे होते हैं वो सब किसका खर्चा होता है? प्रोडक्शन का ही खर्चा। पता है एक फैक्ट्री होती है तो उसके साथ ऑफिस होता है, और ये सब ऑफिस में होना जरूरी है। अगर एक ऑफिस होगी तो उसमें अखबार आएगा, मैगजीन आएगा। ओडी और सीसी हम किस लिए लेते हैं? हम अपनी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करते हैं। वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए हमने क्या किया? कभी ओडी ली, कभी सीसी ली, उस पर इंटरेस्ट पे किया। ये सब मेरे ऑपरेशनल खर्चे होते हैं, ऑफिस चलाने के लिए ये खर्चे जरूरी होते हैं। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं एंड ये सब कॉस्ट कहलाते हैं। दे आर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। बताइए तो फिर डोनेशन को क्यों नहीं हमने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस बोला? ऑफिस चलाने के लिए डोनेशन देना भी जरूरी होता है कि नहीं होता है? नहीं, डोनेशन देना कहां जरूरी होता है? ठीक है, डोनेशन देना कोई जरूरी नहीं है। डोनेशन तो आउट ऑफ ग्रेच्युटस एक इंसान देता है, अपनी मर्जी से देता है। तो इन बातों का हमें, ये छोटी मोटी बातें थी जिनका हमें ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम लोग समझने जा रहे हैं कॉस्ट शीट क्या होता है। इसके एक एक कंपोनेंट को बहुत माइन्यूटली समझने जा रहे हैं। देखिए, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हम कैसे निकाल रहे हैं? हम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट किस तरीके से कंप्यूट कर रहे हैं? हम कॉस्ट शीट को इस कदर बना रहे हैं कि हमें प्रॉफिट भी पता चल जाए। तो कैसे पता चल रहा है? ये रही मेरी फैक्ट्री, फिर ये रहा मेरा ऑफिस, ये रहा मेरा वेयरहाउस। इस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल वगैरह ये सब कुछ आता है, इसमें कुछ काम होता है, निकल के प्रोडक्ट कहां आता है? बाहर आता है फैक्ट्री से।
और हम क्या करते हैं, फैक्ट्री से जब निकल के प्रोडक्ट मेरा बाहर आता है तो कहां जाता है, वेयर हाउस पे जाता है। लेकिन हम कहते हैं ये सब ऑफिस का खर्चा कौन संभालेगा, ये ऑफिस किसके लिए है, तुम्हारे लिए ही तो है फैक्ट्री। तो हम इस ऑफिस के खर्चे को भी सारा क्या करते हैं, जब ये इस रास्ते से यहाँ पे जा रहा होता है तो यहाँ का खर्चा उड़ उड़ के कहां जाता है, इसके ऊपर जाता है। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट जब फैक्ट्री से निकल के वेयर हाउस तक जाता है तो ऑफिस कहता है हम किस लिए, हम क्या इकलौते ऐसे ही अलग से बने हुए हैं क्या, हम भी तो किसके लिए बने हैं, तुम्हारे लिए ही तो है फैक्ट्री। तो ये खर्चा अपना निकाल निकाल के किसके ऊपर डालता है, जब ये रास्ते में होता है फैक्ट्री से वेयर हाउस तक प्रोडक्ट जा रहा होता है तो ये अपना सारा खर्चा उठा के इसके ऊपर चिपका देता है। ठीक है, और जब ये वेयर हाउस से प्रोडक्ट निकल जाता है तो हम इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। चलिए देखते हैं फर्स्ट शीट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये होता है रॉ मटेरियल कंजप्शन। बताइए खर्चा क्या होता है, हमने 500 यूनिट 10 रुपए के रेट से खरीदी, हमने 500 यूनिट 10 रुपए के रेट से खरीदी, जिसमें से 300 यूनिट कंज्यूम करा दी और 200 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है। 500 यूनिट खरीदी, 200 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हुई है, तो जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसका खर्चा कितना है, सिर्फ 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 10। ठीक है, तो खर्चा तो जितना आपने प्रोडक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम कराया है सिर्फ वही खर्चा होता है। तो ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग कर देते हैं सो एज टू नो कि रॉ मटेरियल का खर्चा उतना ही चार्ज होना चाहिए जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है। परचेजेस के साथ हमने लिखा इंक्लूडिंग फ्रेट इनवर्ड, अगर आप 10 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदते हो और लाने में उसे 2 रुपए का खर्चा लग जाता है तो इनफैक्ट रॉ मटेरियल ही 12 रुपए का कहलाता है। अगर आप 10 रुपए का एक रॉ मटेरियल खरीदते हो, उसे फैक्ट्री तक लाने में 2 रुपए का खर्चा लग जाता है, तो मेरे लिए रॉ मटेरियल कितने का है, 12 रुपए का रॉ मटेरियल ही है। ठीक है, तो ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक किया, रॉ मटेरियल कंजप्शन। पता है ये रॉ मटेरियल कंज्यूम कहां पे हो रहा है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है फैक्ट्री में। फैक्ट्री में और क्या क्या लग रहे हैं, कुछ डायरेक्ट वेजेस लग रहे हैं, हो सकता है कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं। हमने रॉ मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो जनरली नहीं होता है, अगर है तो वो भी हमने लगा दिया, ये सब मिला के प्राइम कॉस्ट। इस बार फैक्ट्री में जितना खर्चा लगा, जितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, जितना डायरेक्ट वेजेस लगा, जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा, ये प्राइम कॉस्ट। ये साल भर फैक्ट्री में जो खर्चे लगे उसकी जोड़ लगा दी हमने डायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब अलग अलग नाम है। फैक्ट्री ओवरहेड, जितना भी फैक्ट्री में और खर्चा लगा इनडायरेक्ट। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर जितना डायरेक्ट खर्चा लगा और उसके बाद हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, ये फैक्ट्री का यहां तक क्या था, प्राइम कॉस्ट तक डायरेक्ट खर्चा, ये फैक्ट्री का डायरेक्ट खर्चा है जो हमने जोड़ दिया। उसके साथ फैक्ट्री में जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे लग रहे हैं वो जोड़ दिए। इनडायरेक्ट खर्चे का मतलब फैक्ट्री के पावर की बिल आती है, फैक्ट्री में सुपरवाइजर रखा हुआ है उसका पेमेंट करते हैं, फैक्ट्री का किराया देते हैं उसको जोड़ दिया, फैक्ट्री में बिजली बिल, पावर, जितनी चीजें हो रही है, जितने भी और खर्चे लग रहे हैं वो सब हमने जोड़ दिया, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड। ये बन गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद हमें पता है इस बार अगर हमने इतना खर्चा लगा दिया, ये सारी जोड़ लगा के ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बन गया, लेकिन इसमें से सारा माल तैयार नहीं हुआ है, इसमें से सारा माल तैयार नहीं हुआ। हमने जितना पैसा लगाया, हमने 5 लाख रुपया लगा दिया। अब 5 लाख रुपया लगा के 5000 यूनिट तो मेरी फिनिश गुड्स बन गई और 2000 यूनिट मेरी WIP बच गई। तो जाए ये बताइए फैक्ट्री से बाहर अब कितनी यूनिट जाएगी जो बिकेगी, सिर्फ 5000 यूनिट ही। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं कि ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, हमने फैक्ट्री में इतना पैसा इस बार लगाया। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इस साल फैक्ट्री में टोटल कितना खर्चा लगा, लेकिन फैक्ट्री में जितना खर्चा लगता है वो फैक्ट्री में जितना प्रोडक्ट बनता है उसकी कीमत होती है, फैक्ट्री से बाहर जितना प्रोडक्ट आता है उसकी कीमत नहीं होती। पता है क्यों ऐसा कह रहे हैं, इस बार हमने 5 लाख रुपए फैक्ट्री में लगाए और पहले से फैक्ट्री में जितना WIP पड़ा हुआ था उसकी कीमत 2 लाख रुपया थी। पहले से फैक्ट्री में कुछ WIP साल के बिगनिंग में पड़ा हुआ था जिसकी कीमत 2 लाख रुपए थी, और इस बार हमने फैक्ट्री में 5 लाख रुपया और लगाए। कुल मिला के कितना खर्चा हो गया, 7 लाख रुपया। फैक्ट्री से जो बाहर प्रोडक्ट आ रहा है वो 7 लाख रुपया का आ रहा है या 5 लाख रुपया का, 7 लाख रुपया का। इसीलिए लिखते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक WIP का था तो फैक्ट्री से वो भी बाहर आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे सुनिए, पता है साल के पहले दिन 2 लाख रुपए का WIP था।
ठीक है, माल तैयार नहीं था इसलिए पिछले साल फैक्ट्री के बाहर नहीं आ पाया। 2 लाख रुपए का ओपनिंग WIP साल के पहले दिन था। इस साल हमने फैक्ट्री में और कितना खर्चा लगाया? 5 लाख रुपए का। टोटल फैक्ट्री में कितना खर्चा लग गया? 2 लाख का पहले से WIP था, 5 लाख रुपया और लगा दिए, हो गया 7 लाख रुपया। और साल के आखिरी दिन 1 लाख रुपए का WIP फैक्ट्री में पड़ा हुआ है। तो बताइए फैक्ट्री के बाहर कितना माल खींच के लाओगे? 6 लाख रुपए का माल। 2 लाख का WIP था, 5 लाख रुपया का खर्चा और किया, 1 लाख रुपए का WIP अगर साल के आखिरी दिन फैक्ट्री में पड़ा हुआ है तो फैक्ट्री के बाहर जो माल आता है वो 6 लाख रुपए का होता है। तो देखिए ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस करते हैं, तो इसे कहते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है इस साल फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब इस साल फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा। ये कॉस्ट जितने पीरियड का है। अगर आपने मंथली बनाया है तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? इस महीने में फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा। हम एज्यूम कर रहे हैं हम लोग ये साल भर का बना रहे हैं, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब साल भर में फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? साल भर में फैक्ट्री में डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना लग गया। नेट फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट फैक्ट्री से बाहर इस साल आया उसकी कीमत कितनी। नेट फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब जो प्रोडक्ट फैक्ट्री से बाहर आया इस साल उसकी कीमत कितनी। साल भर में फैक्ट्री को जो जितने भी प्रोडक्ट ने इस साल फैक्ट्री के दरवाजे को छोड़ा उन सभी प्रोडक्ट की कीमत कितनी थी, इस नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट से हम लोग नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंच गए। नेट फैक्ट्री कॉस्ट यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे थे फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री के अंदर इस साल जितना खर्चा लगा। यहां से बाहर फैक्ट्री से क्या निकला है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट बाहर निकलता है तो ये ऑफिस अब क्या करता है, कहता है कि अरे अरे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। ठीक है, इसको पकड़ लेता है, मेरे खर्चे को कौन लेगा। ये हम ऑफिस किस लिए खोल के बैठे हुए हैं? तुम्हारे लिए ही तो खोले हैं, तुम्ही को तो बैक सपोर्ट देने के लिए ये ऑफिस है। ये ऑफिस तो प्रोडक्शन के लिए ही है ना। तो ये ऑफिस वाला अब अपना खर्चा खटाखट क्या कर रहा है, थोपते जा रहा है। ये जल्दी जल्दी भागते जा रहा है वेयर हाउस की तरफ और ये खटाखट अपने खर्चे को थोपते जा रहा है। देखो कैसे कह रहा है, ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या जनरल ओवरहेड जो भी उसका नाम है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपने जोड़ दिया उसमें, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने यहां से खर्चा उठा के फेंक दिया, किस पे फेंक दिया? जो प्रोडक्ट निकल के आया था फैक्ट्री के बाहर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है वेयर हाउस में एंट्री लेता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेयर हाउस में एंट्री लेता है। फैक्ट्री के बाहर क्या आता है? फैक्ट्री के जो बाहर आता है उसे कहा जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। आता तो फैक्ट्री से बाहर नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, लेकिन पता है वेयर हाउस में घुसता क्या है? वेयर हाउस में घुसता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि रास्ते में इसको कौन पकड़ लेता है? ऑफिस। कहता है लो मेरे खर्चे को भी क्या करो, ले जाओ अपने साथ। तो ये जब यहां से निकलता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जल्दी जल्दी भाग के वेयर हाउस में घुसना चाहता है, तब तक में ये ऑफिस अपने सारे खर्चे को इसके ऊपर थोप देता है और नेट फैक्ट्री कॉस्ट घुसाता है वेयर हाउस में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घुसाता है वेयर हाउस में। ये रहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो वेयर हाउस में घुस गया। ठीक है, कितने रुपए का माल घुसा है इसके अंदर? 6 लाख रुपए का माल निकला था यहां से। ऑफिस का खर्चा इस पे 2 लाख रुपया और जोड़ दिया गया, कितना घुसा? 8 लाख रुपए का माल। ठीक है, 4 लाख रुपए का माल इस गोदाम में पहले से था। 4 लाख रुपए का माल इस गोदाम में पहले से था। कितना घुसा है अभी? 8 लाख का माल। कितना हो गया? 12 लाख का। 2 लाख का माल अभी भी गोदाम में है, तो बाहर कितना निकला है? 10 लाख का माल जो बाहर निकलता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जब वेयर हाउस से ये माल बाहर निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वेयर हाउस कहता है अरे मेरा खर्चा कौन लेगा जो अभी मेरे अंदर लगा है। ये भी अपने खर्चे को क्या करता है, खटाखट खटाखट इसके ऊपर डालना शुरू कर देता है। इस पे अपने खर्चे को डालता है। जब इसके खर्चे को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी इस पे जुड़ जाता है, तो यही क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर से बात को समझ लीजिए, हम लोग शुरू से बात करेंगे। रॉ मटेरियल कंजप्शन का मतलब रॉ मटेरियल का खर्चा। ठीक है, रॉ मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब सारे डायरेक्ट खर्चे। सभी डायरेक्ट खर्चों का मतलब प्राइम कॉस्ट, और उसमें फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चों को जोड़ दिया गया है, दिस इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट।
बताइए ये डायरेक्ट खर्चे भी कहां के हैं? फैक्ट्री के। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, फैक्ट्री के प्राइम कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री का डायरेक्ट खर्चा होता है कि नहीं? प्राइम कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री का डायरेक्ट खर्चा, और फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चे का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री का डायरेक्ट खर्चा और फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। साल भर में फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा, ठीक है? साल भर में जितना पैसा फैक्ट्री में लगा, जरूरी नहीं है कि उससे फिनिश गुड्स तैयार ही हो गया, क्योंकि जो प्रोडक्ट बिकेगा वो तो कौन सा होगा? फिनिश गुड्स होगा। साल भर में फैक्ट्री में हमने भले 6 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन हो सकता है कि माल जो बाहर निकल रहा है वो कितने का है? 5 लाख का, और हो सकता है माल जो बाहर निकल रहा है वो 7 लाख का है, क्योंकि 1 लाख रुपए का माल पहले से ही हमारे फैक्ट्री में था, ठीक है? बताइए फैक्ट्री में जो माल ओपनिंग में होता होगा वो WIP होता होगा या फिनिश गुड्स होता होगा? WIP, क्योंकि अगर वो फिनिश गुड्स हो जाएगा तब तो वो क्या होगा? उठ के वेयरहाउस में चला जाएगा। तो जितना भी WIP होता है ओपनिंग में उसे हम ऐड कर रहे हैं और क्लोजिंग वाली WIP को घटा दे रहे हैं। हमने कहा इस बार फैक्ट्री में खर्चा लगाया हमने कितने का? 5 लाख रुपए का। ओपनिंग में पहले से 2 लाख रुपए का माल था और क्लोजिंग में 1 लाख रुपए का ही माल बचा है। इसका मतलब फैक्ट्री के बाहर कितने का माल आया? 5 लाख का फैक्ट्री में खर्चा लगाए, 2 लाख का माल पहले से था तो 5 2 7 लाख, 1 लाख का WIP बचा हुआ है, यानी जो माल बाहर निकल रहा है फैक्ट्री से वो कितने का है? 6 लाख रुपया। तो ये रहा फैक्ट्री के अंदर जितना खर्चा लगा है इस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री के बाहर जितना खर्चा आ रहा है वो है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट अब उठ के कहां जाना चाहता है? वेयरहाउस में। ये सब फिनिश गुड्स हैं, उठ के जाना चाहते हैं वेयरहाउस में, लेकिन रास्ते में उनको कौन मिलता है? ऑफिस। और ऑफिस कहता है मेरे सारे खर्चों को लेते हुए जाओ। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऑफिस ओवरहेड को जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में आपने ऑफिस के खर्चों को जोड़ दिया तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो वेयरहाउस में खर्चा जाता है दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेयरहाउस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाता है, लेकिन वेयरहाउस से यही माल बाहर निकलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। 5 लाख रुपए का माल वेयरहाउस में गया तो हो सकता है पहले से इसमें 2 लाख रुपए का माल था और पूरा 7 लाख रुपए का माल निकल गया। ये भी हो सकता है कि 2 लाख रुपए का माल पहले से था, 5 लाख रुपए का माल आया 7 लाख रुपए, और क्लोजिंग में हमने 4 लाख रुपए का माल रख लिया है, तो बाहर कितना आया है? सिर्फ 3 लाख रुपए का माल। तो जो माल बाहर आ रहा है वेयरहाउस के भी बिक तो वही रहा है, प्रॉफिट तो उसी पे आएगा। तो हमने जितना माल बाहर आ रहा है उसे हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक निकालने के लिए आपको क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये हमने एडजस्ट किया तो हमें क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद अभी कुछ खर्चे ऐसे थे जो अभी भी मेरे प्रोडक्ट पे नहीं आए हैं, और वो खर्चा कहां का था? वेयरहाउस का। जैसे ये प्रोडक्ट वेयरहाउस के बाहर जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे खर्चे को अब लेने कोई और आएगा क्या? मेरे खर्चे को भी लेते हुए तुम जाओ, ठीक है? तो वो क्या कर रहा है कि अपने सारे खर्चों को उठा के किस पे डाल दे रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे डाल दे रहा है। तो ये क्या बन जा रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल। अब जरा ये बताइए कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितनी यूनिट पे लगता है? जो यूनिट बिक रही है उस पे लग रहा है या जो यूनिट बन रही है उस पे लग रहा है? जो यूनिट बिक रही है। पता है हमने क्या बोला? हमने कहा जितनी यूनिट बाहर चली गई, अब उसको कह रहा है अरे तुम लोग कहां जा रहे हो? हमारे खर्चे को लेने कोई और आएगा क्या? अब जाके ये खर्चा फेंक रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, ठीक है? जितनी यूनिट इस पे आई थी उस पे नहीं डाला था खर्चा वेयरहाउस ने। वेयरहाउस किसको कह रहा है? जो अब इसको छोड़ के जा रहा है, कह रहा है मेरे खर्चे को कौन लेके जाएगा? खर्चा लेने कोई और थोड़ी ना आएगा, खर्चे लेके जाओ मेरे। तो जितनी यूनिट बाहर बिक रही है उस पे ये खर्चा लग रहा है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले खर्चे किस पे होते हैं? सेल की यूनिट पे होते हैं, ठीक है? अगर ये खर्चा वेयरहाउस वाला इसी पे उठा के फेंक देता, जितनी यूनिट आती उस पे उठा के फेंक देता अपना खर्चा, तब तो किस पे हो जाता? प्रोडक्शन यूनिट पे। ऐसा नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो क्या लेते हुए आ रहा है? ऑफिस के सारे खर्चों को, ठीक है? ऑफिस का खर्चा किस पे जा रहा है? ऑफिस का खर्चा उतनी प्रोडक्ट की कीमत पे जा रहा है जो फैक्ट्री के बाहर आ रहा है। क्या जितना हमने फैक्ट्री में खर्चा, जो प्रोडक्ट हमने इस बार फैक्ट्री में तैयार किया है उस पे हमारी ऑफिस के खर्चे लग रहे हैं? यस। जितना खर्चा मेरा जो फैक्ट्री से बाहर मेरे पास प्रोडक्ट आता है उस पे सारा ऑफिस का खर्चा जाता है, और जो वेयरहाउस से बाहर जाता है उस पे कौन सा खर्चा जाता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जाता है।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हो गया कि आपने कितना माल वेयर हाउस से बाहर निकाला, और जो भी माल आपने वेयर हाउस से बाहर निकाला, वेयर हाउस में जितना खर्चा लगा सब उस पर चिपका दिया गया। वेयर हाउस से जितना माल बाहर गया, साल भर में वेयर हाउस के अंदर जितना भी खर्चा लगा था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सारे खर्चे को उसी पे लगा दिया गया, और ये बन गया कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, इस कदर हमने सारे खर्चों को जोड़ लिया, फैक्ट्री भी जुड़ गया, ऑफिस भी जुड़ गया, और आपके साथ साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी जुड़ गया। अब हम इसे सेल से देख लेते हैं डिफरेंशियल, एंड दिस गिव्स यू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। क्लियर है ये आपको? ठीक है, बैलेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग।